हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस हैं हमारी। फर्स्ट क्लास कल हो गई थी। वैसे कमाल की बात है ना, कल फर्स्ट क्लास चल रही है और नीचे आप लोगों में से कोई कमेंट कर रहा है मैम क्या ये फर्स्ट क्लास है? भाई आपको दिख नहीं रहा है ये फर्स्ट क्लास है? मतलब सीरियसली। सो आप लोग थोड़ा सा मतलब सेंसिबल बातें किया कीजिए ताकि अच्छा लगे सुनने में भी कि भाई हाँ, टीचर बनने लायक लोग जो है वो क्लासेस देख रहे हैं और एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं वो चीजें। बादल गरजने की आवाज अगर आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बारिश बहुत तेज हो रही है। सेकंड क्लास है ये हमारी, सेकंड में फर्स्ट पार्ट रहेगा बिकॉज सेकंड चैप्टर जो है आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी का, उसको हम 2 पार्ट्स में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये जी पहले हमने पढ़ लिया पहली क्लास में कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव, बिहेवियर यानी आप व्यवहार कैसा करते हैं, और मानसिक प्रक्रियाएं यानी मेंटल प्रोसेसेस, इनके बारे में स्टडी करती है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ओके, लेकिन अब हमारे अंदर ये भी तो क्यूरियोसिटी होगी ना कि कैसे करती हैं चीजें, कैसे होती है कोई भी स्टडी। सो वो चीजें कैसे होती हैं, वो स्टडी कैसे होती है साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो हमारा आज का लेक्चर जो है वो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में जांच की विधियां इनके ऊपर रहेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। 2 चीजें मैं पहले ही बता देती हूं। आज के लेक्चर को देख के हिंदी वाले बच्चे जो है प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी में इतनी चीजें काफी हैं या नहीं है आज के लेक्चर में जो आपको लिखी हुई देखने को मिलेंगी। इतने के अलावा मैं शायद ज्यादा नहीं कर पाऊंगी भाई, बिकॉज मैं हिंदी में ही समझा रही हूं। आपके मेजर पॉइंट्स मैं हिंदी में लिख भी दूंगी आगे से, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ओके, अभी भी अगर आप बोलते हैं वर्ड टू वर्ड हिंदी में हो तो वो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दूसरी चीज, कुछ एक बच्चों के लास्ट वाली क्लास के ऊपर भी कमेंट्स हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दीजिए या फिर जो है नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। मैं पहले ही बता रही हूँ ये सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में ही आपको बता रही हूँ। जो स्टूडेंट पहले से देखते हैं उनको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल मैं बता देती हूँ कि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करती, आपको ये पीडीएफ नहीं मिलेंगी। मतलब आप ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट करके मेहनत करके आप करेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप करते हैं तो, बट मेरी तरफ से कहीं पे भी ये पीडीएफ नहीं डलेंगे और आप लोगों को नहीं मिलने वाली। ओके, क्योंकि वो स्पून फीडिंग टाइप की चीज हो गई। मैं कई बार इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूं। मैं नहीं बिलीव करती स्पून फीडिंग में। आप लोग खुद टीचर बनने वाले हैं तो इतनी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है नोट्स अपने खुद बना ले। ओके, तो आप लोग अभी से हर एक क्लास के नोट्स बनाते हुए चलिए, जैसे जैसे मैं गाइड कर रही हूं वैसे वैसे चीजों को करिए, तो आपकी पेडागोजी का एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ चीजें। सो अब आप लोग ये उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं जो है आप लोगों को नोट्स भी फ्री में बांट दूं वाली सिचुएशन। बात फ्री की नहीं है और नोट्स बांटने की नहीं है। बात मेजर चीज ये है कि आपको खुद नोट्स बनाने चाहिए, बिकॉज आगे जब आप पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे आप आगे फर्दर, वहां पे भी बच्चों को बोल देंगे, वहां पे बच्चों को बोल देंगे अपने आप कर लो। ठीक है, तो इससे बेटर है ना, अभी आप स्टूडेंट के फेज में है तो आप खुद कीजिए चीजों को। मतलब क्या करोगे ना, नोट्स वो खरीद के या फिर जो है पीडीएफ्स लेके। सो उस चीज की बजाय अपने खुद बना लीजिए भाई। लास्ट एंड मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रही हूं मैं ये चीज। अब DSSB की क्लासेस में मैं रिपीट नहीं करूंगी। और आप जो है कमेंट का रिप्लाई का अगर वेट कर रही हैं नोट्स दे दीजिएगा तो वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए जी। तो अगेन ये जो इंग्लिश मीडियम वाले चैप्टर की बुक मतलब बुक है जो एनसीईआरटी की, उसमें एक जो स्टेटमेंट दी हुई है वो स्टेटमेंट इस बार के चैप्टर में है कि एन आइडिया दैट इज डेवलप्ड एंड पुट इनटू एक्शन, यानी कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, आपने उसको जमीन पे मतलब ला दिया और कर दिया वो काम, जो भी आइडिया आया। ठीक है, वो बेटर है रादर देन कोई आइडिया आया और दिमाग में और वो आइडिया ही बन के रह गया, चाहे वो आपके आलस की वजह से हो चाहे किसी भी रीजन से हो। सो गौतम बुद्ध का ये कहना है जी कि अगर आइडिया दिमाग में आया है तो उसको काम कर दीजिए उसके ऊपर और एक्शन में ले आइए उसको। ओके, मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया है कि अच्छा DSSB की तैयारी करनी है और सारी की सारी चीजें जो है ना मुझे परफेक्टली करनी है धीरे धीरे जब तक नोटिफिकेशन आएगी, बट ये आइडिया ही रह जाता है दिमाग में, ना आप तैयारी करते हैं, ना आप क्लासेस देखते हैं, ना आप नोट्स बनाते हैं। सो उससे वो मतलब वर्स्ट चीज है। बेटर क्या रहेगा कि आपके दिमाग में आइडिया आया है कि पढ़ना है तो अभी देख लीजिए ना, मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले यही सोचेंगे कि मैम जब पूरी सीरीज करा देंगी तब जल्दी जल्दी देख लेंगे, उससे बेटर है रोज एक एक क्लास देख लीजिए। ओके, ये गौतम बुद्ध ने भी बोल दिया, अब मैंने भी बोल दिया है। तो हम ये बात करना चाह रहे थे कि पिछली क्लास में हमने साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के बारे में बात की थी कि भाई ये किस बारे में स्टडी करता है। ओके, तो वो कैसे स्टडी करता है या इसके गोल्स क्या है, लक्ष्य क्या है,
उसके बारे में हमें बात करनी है। तो जैसे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होता है ना, वैसे ही जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी होती है, यानी साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में जो इंक्वायरीज होती है, रिसर्च होती है, अनुसंधान होता है, उसके कुछ एक गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल है डिस्क्रिप्शन, यानी वर्णन, की कोई भी चीज के बारे में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, उसको चीजों को बता पाए। प्रिडिक्शन में क्या है? पूर्व कथन, यानी पहले से ही आप कोई चीज कह दें, यानी प्रिडिक्ट कर दिया। जैसे ये सब वो करते हैं ना एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह, जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। सो वो रैंडम प्रिडिक्शंस होते हैं। रैंडम इन द सेंस आप अपनी मेहनत से चीजें करेंगे तो चीजें होंगी। ऐसा नहीं होने वाला कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया कि भाई ऐसा हो जाएगा तो वही होगा बैठे बैठे भी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बट यहाँ प्रिडिक्शन का मतलब है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो आप डेवलपमेंटल स्टेजेस पढ़ रहे हैं, या डेवलपमेंट की स्टेजेस कैसे काम करती हैं, या बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मान लो पियाजे ने उस टाइम काम किया होगा, तो वो चीज उन्होंने प्रिडिक्ट की और उन्होंने स्टेजेस दे दी, जो स्टेजेस अभी काम आ रही हैं हमारे, ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन होगा। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या करना, कि आप उस चीज के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीटली कंपैरेटिवली ये होता है कि आपने जो चीजें थी उनको डिस्क्राइब कर दिया, उनका वर्णन कर दिया, ओके। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे आप जो है खुद की इंटरप्रिटेशन भी इसके अंदर मान सकते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन होगी। जैसे डिस्क्रिप्शन का मतलब तो वर्णन हो गया, लेकिन मैं जो आप लोगों को पूरा का पूरा ऐसे सिनेरियो बता के समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो एक्सप्लेनेशन है, ओके। देन कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कि जो बिहेवियर, क्योंकि हम बिहेवियर ही तो पढ़ रहे हैं, व्यवहार ही तो पढ़ रहे हैं, तो व्यवहार के ऊपर नियंत्रण की बात हो रही है ये, ओके। देन एप्लीकेशन, कि जो भी आपने चीजें देखी हैं, नॉलेज हुई है, या जो भी नॉलेज से जनरेट होगी, उसको एप्लीकेबल कैसे करें हम, अनुप्रयोग कैसे करें, यानी उसको प्रयोग में कैसे लाएं, उसको एप्लीकेशन या एनालिसिस पार्ट उसका क्या होगा कि हम अप्लाई कर सकें उसको, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम डिस्क्राइब करने की, व्यवहार को या कोई भी फिनोमिना है उस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम डिस्क्राइब कर पाएंगे तो हम पर्टिकुलर बिहेवियर जो है ना, कि मेरा क्या बिहेवियर है, उसका क्या बिहेवियर है, हम उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ओके। तो वो डिस्क्रिप्शन से आएगा कि आप वर्णन कर रहे हैं किसी चीज का, ठीक है। देन आता है जी प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन सेकंड गोल हो जाएगा। तो ये गोल्स जो है ना 4-5 जो मैंने बताए, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। प्रिडिक्शन में क्या है कि साइंटिफिक इंक्वायरी का गोल ये होता है कि वो बिहेवियर को प्रिडिक्ट करे, कि पियाजे ने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि जब बच्चा जो है 7 से 11 की स्टेज में होगा तो उस टाइम पे ये बिहेवियर में चेंजेस उसके में नजर आएंगे, ओके। तो अगर हम ये चीज समझ पाते हैं, वो जो प्रिडिक्शन है, तो हम बिहेवियर को बाद में एक्यूरेटली जो है वो डिस्क्राइब भी कर पाएंगे। वी कम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर, अगेन, कि कोई भी बिहेवियर या कोई भी फिनोमिना अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, हम उसको क्या कर पाएंगे, कंपैरेटिवली एक रिलेशनशिप उसका निकाल पाएंगे, देख पाएंगे, ओके। ये क्या होगा, प्रिडिक्शन, यानी पूर्व कथन, कि आपने आगे होने वाली चीज, आगे बच्चा इस पर्टिकुलर चीज पे कैसे बिहेव कर सकता है, वो आपने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दी है। तो वो प्रिडिक्शन करेंगे हम किसमें, साइकोलॉजी में। देन है जी एक्सप्लेनेशन। थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी है ये एक्सप्लेन आप करते हैं, मतलब क्या रीजन रहा, क्या डिटर्मिनेंट फैक्टर्स रहे। अभी बिहेवियर में हमने डिस्क्रिप्शन में क्या किया था, हमने डिस्क्राइब कर दिया था कि भाई ये बिहेवियर है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वो बिहेवियर क्यों है, क्या रीजन है, क्या किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट हो रहा है, उन सारी चीजों की बात हम एक्सप्लेनेशन में करते हैं, ठीक है। देन है कंट्रोल। अब इसके ऊपर कंट्रोल करना है कि मान लो बच्चे में जो है गुस्से का बिहेवियर है, ठीक है, आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, तो आपने ये देखा कि भाई ये जो बच्चा है मेरी क्लास में, इसमें थोड़े से अग्रेसिव बिहेवियर वाले फैक्टर्स हैं, ओके, यानी मुझे अग्रेसिव बिहेवियर इसका नजर आ रहा है, तो वो क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन पहला। फिर आप प्रिडिक्ट करेंगे कि क्या हो रहा है चीजें ना, कि अब ये किस चीज पे ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर कर सकता है या नहीं करेगा। देन आप एक्सप्लेन करेंगे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से ये कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या रीजंस हैं, ठीक है, या किस बात पे इसको गुस्सा आता है, क्या डिटर्मिनेंट फैक्टर्स हैं इसके। उसके बाद आप ट्राई करेंगे कि उस बिहेवियर जो आपको पता चल गया है अब, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर कोई अच्छा बिहेवियर है तो कैसे उसको बढ़ाया जाए, एनहेंस किया जाए, या फिर अगर कोई खराब बिहेवियर है जैसे गुस्सा हो गया तो उसको कैसे कम किया जाए, तो आप उसको कंट्रोल करेंगे फिर, ठीक है, पर्टिकुलर बिहेवियर को। कंट्रोल में 3 चीजें आती है, मतलब एक तो आपने क्या किया, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, आपने उस चीज को करने के लिए किया, मतलब आपने कोई ऐसे फैक्टर्स क्रिएट किए कि बच्चा एक पर्टिकुलर बिहेवियर आपके सामने करे। अब वो जो
किया है बिहेवियर उसने, अब आप उसको या तो रिड्यूस करना चाह रहे हैं या एनहेंस करना चाह रहे हैं, यानी या तो आप उसको कम करेंगे कि मान लो गुस्से का बिहेवियर है तो जायज है आप कम करना चाहेंगे। अगर उसमें क्या है, अच्छी बात है, वो पढ़ना चाह रहा है, क्यूरियस है, तो आप उसका वो जो क्यूरियोसिटी वाला बिहेवियर है उसको एनहेंस करने की कोशिश करेंगे। सो कंट्रोल में 3 चीजें आ जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमने अभी तक 4 चीजें पढ़ी हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, डिस्क्रिप्शन। दूसरा हमने पढ़ा कि उसको कैसे आप जो है डिस्क्राइब करने के बाद क्या करेंगे, क्या था मैं ही भूल गई, प्रिडिक्शन, ठीक है, देन प्रिडिक्शन। तीसरा रहेगा एक्सप्लेनेशन एंड फोर्थ रहेगा आपका कंट्रोल। फिफ्थ है जी एप्लीकेशन, कि अब आप जो है आपको सारी चीजें पता चल गई, जो साइंटिफिक इंक्वायरी आपने की है, फाइनल गोल रहेगा ये कि कैसे आप लाइफ में, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ये साइकोलॉजी के लेवल पे बात हो रही है। बीइंग अ टीचर हम ये बात लगा सकते हैं कि हम अपने मतलब कैसे जो है एप्लीकेशन पार्ट से बच्चों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी एप्लीकेशन। अब आता है साइंटिफिक रिसर्च, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान। तो जब भी हम साइंटिफिक की बात करते हैं ना, या साइंस की या विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें हम चीजों को डिफाइन करते हैं व्हाट की बजाय हाउ, मतलब क्या चीजें हैं या क्या बिहेवियर है, उसकी बजाय हम कैसे को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कैसे होंगी ये चीजें, या ये चीज, ये मेथड कैसे होगा। और जब भी कैसे आ जाएगा उस चीज में, तो जब साइंटिफिक रिसर्च होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप जो है क्या क्या कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ बोलते हैं शायद इसको हिंदी में, देखिएगा इसको ना, मैं भूल गई लिखना। तो ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप जो है, अगर मान लो मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, तो आप जब वो एक्सपेरिमेंट करें तो दोनों के रिजल्ट्स जो है वो डिफर ना करें, सेम आए, सेम तरीके से की हुई चीज के। सो इसको कई जगह पे जब ऑब्जेक्टिविटी वर्ड आपको मिले ना, उस टाइम पे वो एक अनबायस्ड चीज के लिए भी वो चीज हो सकती है, मतलब उसमें कोई भेदभाव ना हो। सेम अप्लाइज की जब आप एक्सपेरिमेंट करें तो रिजल्ट उसके सेम आने चाहिए, जो जो आपने सेम एक्सपेरिमेंट किया है उसके। सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट्स हमेशा सिस्टमेटिक ही होते हैं कि भाई पहले नंबर पे ये करना है, दूसरे पे ये करना है, देन ये करके आपको रिजल्ट लेके आने हैं, ठीक है। टेस्टेबल मैनर में होगा ये, जिसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये चीज सही है नहीं है, जो चीज बोली जा रही है वो चीज हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो ये वैज्ञानिक लेवल पे अनुसंधान या रिसर्च होगा जी हमारा, जिसमें हम हाउ इट इन्वेस्टिगेट पे फोकस करते हैं रादर देन व्हाट पे, ओके। देन आता है जी स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, कि अब मैंने बोला ना कि साइंटिफिक रिसर्च या जो हमने वैज्ञानिक अनुसंधान की बात की, तो उसको हम करेंगे कैसे, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहेंगे, क्या स्टेजेस रहेंगी। तो पहला है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का संप्रत्यन, यानी कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे आप एक प्रॉब्लम, एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, और उसमें जब आपने एक चीज सोच ली तो वो जो एक स्टेटमेंट होगी ना आपकी रैंडम, कि आपके दिमाग में थॉट आ गया, तो वो थॉट आपने ये सोचा कि मुझे ये देखना है कि मैं 25 साल की हूं और 25 साल के जो लोग हैं बाकी, उनमें स्ट्रेस का क्या लेवल है। तो मैं ये मान के चल रही हूं कि उनमें स्ट्रेस का लेवल जो है वो 0 है, नल है ही नहीं स्ट्रेस उनमें। तो ये मेरी क्या हो जाएगी जी, नल हाइपोथेसिस, जिसमें आप ये मान के चलते हैं कि वो चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। नो वाली जो सिचुएशन है ना, वो परिकल्पना आपकी क्या होगी, नल हाइपोथेसिस, नल जो भी है परिकल्पना, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया कि स्ट्रेस का लेवल नहीं होता, तो इसकी ऑपोजिट चीज क्या होगी, अगर ये मान लो गलत प्रूव हो गया कि नहीं भाई होता तो है, तो दूसरी सिचुएशन क्या आ जाएगी कि 25 साल के लोगों में स्ट्रेस का लेवल होता है, या ज्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। तो वो जो अल्टरनेट स्टेटमेंट है, जो हमारे पास एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, और सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत है क्या, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, अगर आपको अच्छा क्वेश्चन देना हो तो वो स्टेप्स में दे देंगे आपको, और फिर बोलेंगे इनको सीक्वेंस में लगाइए। तो इतनी कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए कि अगर रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले तो हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मतलब हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए लॉजिकली, ओके। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअलाइज कर ली प्रॉब्लम, यानी समस्या को ढूंढ लिया, फिर हमने डाटा कलेक्ट किया। अब मैंने जो सोचा था कि 25 साल के लोगों में स्ट्रेस लेवल का क्या हाल है, तो उससे रिलेटेड मैं 25 साल के लोगों का अब डाटा कलेक्ट करूंगी। तो डाटा को हिंदी में बोलते हैं जी प्रदत्त, और कलेक्शन मतलब संग्रह। तो प्रदत्त संग्रह की बात यहां हो रही है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स, मेथड्स, टूल्स, प्रोसीजर, सारी चीजें आ जाएंगी कि किसका आप डाटा कलेक्ट करेंगे, किस मेथड से करेंगे, टूल क्या होगा, तरीका क्या होगा, वो सारी चीजें ये डाटा कलेक्शन में हमें आ जाएगी। देन हम बात करते हैं कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की, कि मेरे पास डाटा आ गया, अब मैं उनको देखूं तो डाटा सही भी है या नहीं, यानी आप निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष निकालने के लिए
वो जो स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम रिसर्च में पढ़ते हैं वो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप जो है स्टैटिस्टिकल मेथड से कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे। ये नेट लेवल पे बात हो गई, पीएचडी लेवल पे हम ये देखते हैं, ठीक है। रिवाइजिंग द रिसर्च, यहाँ पे जो चीजें हुई हैं, मान लो मैं यहाँ पे लेके चल रही थी कि 25 साल के लोगों में स्ट्रेस जो है वो नहीं है। यहाँ पे मैंने डाटा कलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने डाटा को एनालाइज किया, करने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई स्ट्रेस तो है, ठीक है। फिर मैं डाटा को रिवाइज करूंगी, ओके, मैं रीस्टेट करूंगी जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी, तो वहां से एक चीज निकल के आएगी कि नहीं नहीं ये चीज, या तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मैं कंक्लूजन निकाल के वहीं छोड़ दूं, या फिर ये स्टेप जो है वो रिपीट हो जाएगा कि अगेन आप कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे प्रॉब्लम को, तो ये साइकिल हो जाएगी बेसिकली। और दूसरी चीज है कि अगर मुझे ये पता चला कि भाई यहाँ पे तो वो जो स्ट्रेस लेवल है वो है, यानी मैंने जो नल हाइपोथेसिस ली थी जिसमें मैं बोल रही थी कि नहीं है स्ट्रेस लेवल, तो वो चीज अब क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। आई होप ये सिंपल सी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है जी। अब ये तो था साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान। एक जो है इसका ही अल्टरनेटिव एक और मेथड आया, इंटरप्रेटिव मेथड, इंटरप्रेट कर रहे हैं आप जिसमें, यानी व्याख्या परक परंपरा, ओके। इसके अंदर क्या होगा, हम फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग पे मोर देन एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन। तो किसी चीज को एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना, पूर्व कथन कर देना, उन चीजों की बजाय ज्यादा एम्फेसिस इंटरप्रेटिव में अंडरस्टैंडिंग पे दिया जाता है, समझ पे दिया जाता है, ये क्या समझा जा रहा है, क्या चीजें हैं, ओके। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर पूछ लिया जाए तो साइंटिफिक में मेजरली जो हमने स्टेप्स पढ़े उन पे फोकस होगा, और इसमें इंटरप्रेटिव में अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होगा रादर देन एक्सप्लेनेशन और प्रिडिक्शन, ओके। देन ये जो दोनों हमने पढ़े, वैज्ञानिक और व्याख्यापरक, यानी साइंटिफिक और इंटरप्रेटिव ट्रेडिशंस, ये दोनों में ही हम स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर की और दूसरों के एक्सपीरियंसेस की, क्योंकि हम पढ़ तो अल्टीमेटली साइकोलॉजी ही रहे हैं, मनोविज्ञान ही रहे हैं। तो साइकोलॉजी में हमने क्या चीज पढ़ी है जी, व्यवहार, अनुभव और जो हमने मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो। तो यहाँ पे व्यवहार और एक्सपीरियंस की ही बात कर रहे हैं हम, जब दोनों, चाहे वो साइंटिफिक मेथड हो चाहे वो इंटरप्रेटिव मेथड, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल डाटा का नेचर क्या है, किस तरीके का डाटा होगा वो, राइट, मतलब हम क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं उसमें, तो वो जो प्रदत्त है उसका क्या स्वरूप होगा उसके बारे में हमें देखना है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे, और डाटा कलेक्ट करना मतलब कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो जो इंफॉर्मेशन है उसी को हम डाटा बोल सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में इसको डाटम बोल देंगे, DATUM। रिलेटेड टू, अब चाहे वो इंडिविजुअल कोवर्ट है या उसका ओवर्ट बिहेवियर है या उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब सबके अलग अलग होते हैं ना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, या मेंटल प्रोसेसेस हैं, तो जो भी है आपने क्या किया, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड आपने बहुत सारे लोगों का डाटा कलेक्ट किया, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब आपने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो बहुत सारे टाइप्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की बात करेंगे, जांच की बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक जांच की। सो उस दौरान बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, उन बहुत सारी चीजों में ये 4 टाइप के डाटा मेजरली आपके सामने प्रस्तुत हैं जी। तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन यानी जनांकीय किंकीय सूचनाएं, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आता, आप लोग हिंदी वाले बहुत स्ट्रगल करते हो भाई, कैसे पढ़ते हो इनको, ठीक है। मतलब आई नो हिंदी मुझे आती है, बट स्टिल ये वर्ड शायद मैं अभी पहली बार रूबरू हो रही हूं इनसे। फिजिकल इंफॉर्मेशन, भौतिक सूचनाएं। फिजियोलॉजिकल डाटा जो है वो दैहिक फिजिकल से रिलेटेड आपकी चीजें। देन साइकोलॉजिकल में मनोवैज्ञानिक सूचनाएं। तो ये 4 तरीके का डाटा होता है। अब इस 4 तरीके के डाटा में हम क्या क्या चीजें कलेक्ट करते हैं, देखिए मुझे लग नहीं रहा इस बार आज वाली क्लास के बाद हिंदी वालों को कोई दिक्कत आनी चाहिए, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बहुत है ना इतना, तो मतलब बाकी तो EXAM वाली सिचुएशन बच गई, ठीक है। तो ये देखिए जी, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले डेमोग्राफिक मतलब देखिए जनांकीय पूछा है ना, यानी जन से रिलेटेड, जन मतलब हम लोगों से रिलेटेड, तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, चाहे वो आपके नाम की, एज की, जेंडर, बर्थ ऑर्डर। जैसे ये होता है ना डेमोग्राफिक सर्वे किया जाता है, यानी जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मैं सेंसस जो होता है हर एक 10 साल में किया जाता है, जो जनगणना जो की जाती है हमारी, तो वो जनगणना यानी जन को हम गिन रहे हैं, तो वो किस तरीके से गिन रहे हैं कि फैमिली में कौन कौन है, जेंडर क्या है, क्या बर्थ का ऑर्डर, वो सारी चीजें हम कलेक्ट करते हैं। तो वो जनगणना भी एक तरीके से डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए आपसे तो वो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होगी। फिजिकल इंफॉर्मेशन मतलब आपके आसपास की चीजें,
चीजें, भौतिक सूचनाओं की बात हो रही है। तो भौतिक में क्या आ गई, आपके आसपास की कंडीशन आ गई कि आप हिली एरिया में रह रहे हैं, डेजर्ट में हैं, फॉरेस्ट में हैं, या मोड ऑफ इकोनॉमी क्या है, कैसे घर चल रहा है, ठीक है, हाउस के घर की कंडीशंस क्या है, कमरों का साइज क्या है, फैसिलिटीज घर पे क्या क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कुछ हद तक क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, घर में गाड़ी है या बाइक है या क्या है, साइकिल है, तो वो फिजिकल इंफॉर्मेशन भी अगर आपको ध्यान हो तो जनगणना में ये भी बहुत हद तक कुछ कुछ पूछी जाती है कि कितना बड़ा घर है आपका, वो भी देखा जाता है, फैसिलिटीज क्या क्या है घर में, तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जानने के लिए कि आप किस तरीके से अपनी जिंदगी या जीवन जो है वो व्यापन कर रहे हैं। फिजियोलॉजिकल डाटा, देखिए हम कई जो स्टडीज है ना उनमें फिजिकल भी, फिजियोलॉजिकल भी, साइकोलॉजिकल डाटा भी कलेक्ट होता है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल मतलब हमारी कंडीशन कैसी है फिजिक वाइज, दैहिक प्रदत्त की बात हो रही है, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, हार्ट रेट कितनी है, फटीग का लेवल कितना है, कितनी थकान हो रही है आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या जीएसआर, गैल्वेनिक, स्किन रेजिस्टेंस। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जब आपकी बॉडी से रिलेटेड कुछ चीजें जैसे अमाउंट ऑफ सेलाइवेशन हो गया, रनिंग या जंपिंग रेट हो गए, ठीक है, ये एनिमल स्टडीज में किए जाते हैं, तो वो क्या होगा, देह से रिलेटेड जब डाटा कलेक्ट हो रहा है तो वो दैहिक प्रदत्त होगा या फिर फिजियोलॉजिकल डाटा होगा। साइकोलॉजिकल मतलब संज्ञान से रिलेटेड, मनोविज्ञान से या साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो मनोवैज्ञानिक सूचनाएं होंगी ये, जैसे इंटेलिजेंस कितनी है, पर्सनालिटी का क्या लेवल है, इंटरेस्ट किस चीज में है, वैल्यूज आपकी किस तरीके की हैं, क्रिएटिविटी है नहीं है, इमोशंस किस मतलब आप कैसे इमोशनल इंसान है नहीं है, क्या सिचुएशन है। तो जब इस तरीके का जो साइकोलॉजी से रिलेटेड डाटा है, कॉन्शियसनेस, चेतना, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, इन सब से रिलेटेड है, वो होगा जी आपका साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या साइकोलॉजिकल डाटा, ठीक है। अब ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, इसी तरीके से हम कुछ एक मेथड्स के थ्रू इस इंक्वायरी को या इस रिसर्च को, अनुसंधान को पूरा करते हैं। तो वो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जो हम बहुत डीप में जाके, मतलब बुक्स भी होती हैं इन मेथड्स पे, बट हमें एनसीईआरटी में ये 5 मेथड्स बताए गए हैं। ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक विधि, यहाँ पे ये प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्व करना, कोरिलेशन रिसर्च यानी सह संबंधात्मक अनुसंधान, सर्वे रिसर्च सर्वेक्षण अनुसंधान, केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन, किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड स्टडी यहां पे हो रही है। ओके, तो ये जो पार्ट है ना जी 5 के 5, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो ये बीच में ये पार्ट मैं छोड़ रही हूं क्योंकि इसमें अगर डीप में गए तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। सो ये वाले अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कल संडे, परसों की क्लास में ये डिस्कस हो जाएगा आपका। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बाद में करेंगे। अब जैसे भी आपने किसी भी मेथड से, ये जो मेथड्स हमने किए ना, यहां से जो डाटा आपने कलेक्ट किया, अब उस डाटा को आप एनालाइज करेंगे। तो डाटा किस तरीके का हो सकता है, तो अगर डाटा क्वांटिटेटिव है तो हम क्वांटिटेटिव मेथड से डाटा को एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका। क्वालिटेटिव है तो गुणात्मक विधि और क्वालिटेटिव मेथड से उसको एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जहां भी क्वांटिटी आ गया यानी परिमाणात्मक की बात हो रही है ना, यानी आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव, अब देखिए डाटा, मान लो मैंने इंटेलिजेंस मेजर किया, तो इंटेलिजेंस के बाद मेरे पास एक नंबर आ गया ना कि भाई इसकी इंटेलिजेंस या इसकी जो आईक्यू है वो 90 से लेके 110 तक का है, एवरेज में आ गया ये। तो ये चीज क्या हुई मेरे पास, मैं मेजर कर सकती हूँ, मेरे पास नंबर्स हैं इसमें। क्वालिटेटिव में नंबर्स नहीं होंगे जी, हमारे पास क्वालिटी होगी। मान लो मैंने किसी का इंटरव्यू लिया, ठीक है, मान लो आप में से D++ भी क्लियर हो गया और आपने बोला कि मैम मैंने आपसे पढ़ा था भाई, तो ठीक है, मैंने कैसे पढ़ा था उस चीज का आप इंटरव्यू लीजिए, मैंने ले लिया आपका इंटरव्यू। तो वो चीज क्या हो गई, अब इंटरव्यू को थोड़ी ना हम मेजर करेंगे, ठीक है, उसमें तो कोई नंबर्स नहीं दे सकते ना हम, तो वो तो एक क्वालिटेटिव चीज होगी कि जो आप बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, राइट। तो जैसे ऑटोबायोग्राफी वगैरह लिखते हैं कई बार, तो वो क्या है, वो क्वालिटेटिव मेथड है कि आप मेरे को जो है किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखनी थी और मैं उस इंसान के पास गई, वो बहुत फेमस इंसान है, मान लो मैंने सचिन तेंदुलकर के ऊपर किताब लिखनी है, तो मैं सचिन तेंदुलकर के पास गई, उनसे पूछा, उनकी जिंदगी के बारे में जाना। तो अब उसमें जानने में तो कहीं ना कहीं डाटा नहीं आ रहा ना, मतलब डाटा है वो क्वालिटेटिव डाटा है, नंबर्स नहीं आ रहे, तो क्वांटिटी नहीं है वहां। तो जब क्वांटिटी हो जिसको मेजर कर सके तो क्वांटिटेटिव मेथड से हम उसको एनालाइज करेंगे, और जब क्वालिटी है, गुण है, क्वालिटी मतलब गुण, तो वो गुणात्मक विधि से या क्वालिटेटिव मेथड से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। अब साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या जो हम जांच कर रहे हैं, चाहे वो मेथड्स हो अलग अलग या तरीके हों, तो उस जांच में कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी, क्योंकि दाग तो चांद में भी होते हैं, ठीक है। तो कमियां तो हर जगह दिखेंगी आपको। सो लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट,
कैसे, मतलब आपकी वास्तविक शून्य बिंदु का इसमें एक अभाव है, कमी है। कैसे है जी, मान लो हम साइंस में कोई चीज कर रहे हैं, मैंने बोला कि ये जो है ना पेपर, इसका वेट नहीं है, ये वेटलेस है, यानी इसका जीरो वेट है, तो वो जीरो एग्जिस्ट कर रहा है ना, बट यहां पे नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की इंटेलिजेंस जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो साइकोलॉजी में जब हम इंक्वायरी करते हैं या हम रिसर्च करते हैं, तो जो ट्रू जीरो है, कि जीरो की जगह जीरो ही हो, चीज नल हो, कि कोई वेट है नहीं उस चीज का, ठीक है, तो वो क्या है जी, हमारे पास कमी है यहाँ पे। ऐसी ट्रू जीरो पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ इस इंसान की तो क्रिएटिविटी जीरो है, दैट डजंट मीन कि उसमें है ही नहीं, राइट। तो जीरो तो मतलब नल होता है ना, कि कुछ भी ना होना वहां पे, बट है कुछ चीजें वहां पे। ओके, तो ये लैक ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ये कमी हो गई इसकी। रिलेटिव नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, जो भी उपकरण या टूल है वो रिलेटिवली है, ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट है। अगर कोई आईक्यू बता रहा है आपकी चीजें, मतलब कोई टूल से आप आईक्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो सारी चीजें रिलेटिव है, सापेक्षिक स्वरूप में है। ओके, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी जो भी क्वालिटेटिव डाटा हमने लिया, गुणात्मक प्रदत्त। अब सबका एक्सपीरियंस तो अलग अलग होगा ना, जैसे मैंने इंटरव्यू लिया तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है मेरे से पढ़ने का, राइट। तो वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है उसकी, यानी आत्मपरक व्याख्या है, कि आपका अलग से, आप मतलब मैंने सबको सेम चीज पढ़ाई, बट सबका अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग चीजें आ रही है, अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है सब लोगों को। किसी ने शायद ध्यान से पढ़ा, कोई नोट्स के चक्कर में कमेंट करता ही रह गया, तो वो सारी चीजें। तो सबका इसमें हम जो भी क्वालिटेटिव डाटा, क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा अगर है तो एग्जैक्टली ठीक है, क्वांटिटी वाइज जो भी नंबर्स होंगे हम मेजर कर लेंगे, बट क्वालिटेटिव की जब हम बात करेंगे, गुणात्मक जो है डाटा हमारे पास प्रदत्त है, उसकी जब बात करेंगे तो वो सब्जेक्टिव होता है जी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये लिमिटेशंस हो गई। अब कुछ एक एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो आपको अगले इंसान जिससे आपने डाटा कलेक्ट किया है उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अगला इंसान आपके डाटा को, मतलब डाटा कलेक्शन में पार्टिसिपेट करना भी चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, वो चॉइस भी एक बात हो गई कि आपको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आपने डाटा कलेक्ट कर भी लिया है तो आपको उसको गलत चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारे नैतिक मुद्दे हो गए। ओके, जस्टिस और शेयरिंग द बेनिफिट। मान लो मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी किसी की और वो किताब बड़ी बिक रही है, तो वो किताब का जो बेनिफिट है वो उनको भी तो जाना चाहिए ना, तो वो जस्टिस और शेयरिंग जो है वो होनी चाहिए सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। ओके, अब कुछ एक इश्यू, मतलब जो होते हैं ना एथिकल प्रिंसिपल्स, वो क्या क्या है। तो पहला है वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, यानी स्वैच्छिक सहभागिता। कि मेरी, अगर आपने मुझे बोला कि मैं ना डाटा कलेक्ट कर रहा हूं और मैं पीएचडी कर रही हूं या कर रहा हूं, और मुझे जो है टीचर्स का डाटा कलेक्ट करना है, अब वो मेरी मर्जी है, मैं स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से अगर आपको डाटा देना चाहूं, वो आपका फॉर्म या जो आपने क्वेश्चन बनाया है उसको भरना चाहूं, तो वो मेरी मर्जी है। यानी कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि आप जबरदस्ती से नहीं भरवा सकते किसी से डाटा। तो ये एथिकल प्रिंसिपल है, नैतिक मुद्दे हैं, कि अगर अगले की मर्जी है तो ही वो आपकी जो आपने डाटा कलेक्शन कर रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करेगा इंसान। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी आप उसको साफ साफ बता रहे हैं कि ये इस पर्पज से ये डाटा है, तो ये आपकी परमिशन चाहिए और इसको ऐसे ऐसे यूज किया जाएगा। तो आपने अगले इंसान को वेल इन्फॉर्म्ड कर दिया। अब उसको इंफॉर्मेशन है कि आप किस चीज को कैसे यूज करेंगे, क्या आप देखना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर वो वॉलंटरी पार्टिसिपेट करना चाहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट उसकी नहीं है तो आप उसका डाटा यूज नहीं कर सकते। डीब्रीफिंग, स्पष्टीकरण, यानी आप उसको साफ साफ स्पष्ट भाषा में जो है चीजें वहां पे होनी चाहिए, अच्छे से डीब्रीफ करेंगे आप चीजों को जो भी लिखी होंगी। शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टडी, जो भी रिजल्ट आया उस स्टडी का वो पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर होना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए, तो वो चीज होगी वहां पे, ये एथिकल है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा रिसोर्स, अब मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया और उसी किसी और को दे दिया तो वो चीज गलत है, क्योंकि अगले इंसान ने मुझ पे विश्वास करके वो डाटा भरा था और मैंने उस डाटा का गलत इस्तेमाल कर लिया। तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, जो भी डाटा का सोर्स है, कि भाई ये डाटा किसका है वो नहीं पता चलेगा, बट ये इतने इतने लोगों का डाटा है। ओके, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन करनी होती है। इस तरीके से ओवरऑल जो है वो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हमारी, यानी मनोवैज्ञानिक जांच जो है वो मेथड्स हैं और वो चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर वो जो मेथड्स बच गए 5 हमारे, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। अभी भी कल संडे है, जिन्होंने नोट्स बनाने शुरू नहीं किए हैं दोनों क्लासेस के नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज जब मतलब बहुत सारी क्लासेस हो जाएंगी, 50-60 क्लास के बाद आपको अकल आती है कि अरे नोट्स बना ही लेते तो बेटर था। सो इट्स वेल एंड गुड, जब भी आपको टाइम मिले आप रिवाइज कर लीजिए लेक्चर्स को, अदरवाइज
आप जो है नोट्स बना लीजिए, वो इनफ होगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज. रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए. आपका जो पार्ट 1 है इंग्लिश हिंदी वो वाला, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए. ठीक है जी. ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.